हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारी एक न्यू वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखा था, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप लोग जाकर प्लीज़ देख लीजिए, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो जाइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। यहाँ पे हमारे सबसे पहले दिया हुआ है आपतित बोझ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है। आप लोग जितना अच्छे से पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा, उतना आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि मैं आपको अभी बता दूंगा, लेकिन आप फिर एग्जाम में अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, पढ़ना है। उसके बाद आपको नीचे का क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको पहले लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। इससे यहाँ पे हमारे क्वेश्चन दिया हुआ पहला कि मनुष्य का जन्म किसके बोझ के साथ होता है। तो जो किसके बोझ के साथ होता है, तो वह होता है अहंकार के बोझ के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि दूसरों की उन्नति को मनुष्य क्यों नहीं देखना चाहता। तो वह क्यों नहीं देखना चाहता, क्योंकि ईर्ष्या भाव के कारण वह दूसरों की उन्नति को नहीं देखना चाहता। इसलिए इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ईर्ष्या भाव के कारण। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि स्वास्थ्य और सदाचार नष्ट हो जाते हैं, पर वो क्यों नष्ट होते हैं। तो वो इसलिए नष्ट होते हैं क्योंकि ईर्ष्या के बस में होने पर इसीलिए नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो ईर्ष्या के मतलब बस में हो जाता है। इसीलिए इसका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है और सदाचार भी नष्ट हो जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फोर है कि किसे भुलाकर मनुष्य निंदा में ही अपना जीवन बिताता है। तो किसे भूलकर वो अपना जीवन निंदा में बिताता है, तब वो अपना आत्म निरीक्षण को भूल के अपना जीवन वो पूरा निंदा में ही निभाता है, ठीक है, बिताता है। उसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर पाँच है कि हमारा उन्नति का विलोम शब्द, यानी कि आपको बताना है कि उन्नति का जो उल्टा है उसका क्या होगा। तो उन्नति का हमारा क्या होता है, अवनति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे दिया गया है एक और दिया हुआ पद्यांश, तो प्लीज़ आप इसको भी पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। उसके बाद आप नीचे के क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, ठीक है, और मिला लीजिएगा कि सही हुआ या गलत। चलिए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या है हमारा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 6 कि बादलों की तुलना किससे की गई है। तो बादलों की तुलना किससे की गई है, तो यहाँ पे की गई है, इसका जो हमारा आंसर है वो जगह से, यानी कि जीवन के दुखों से की गई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा है। तो वह कैसा है, तो वह आशावादी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है कि जीवन का इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो जीवन का इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो आशा निराशा से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि आशा का विलोम शब्द, यानी कि आशा का जो विलोम शब्द क्या होगा, तो वो हो जाएगा निराशा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है कि नव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। नव का मतलब क्या होता है, आकाश, तो उसका पर्यायवाची शब्द यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि डी आकाश, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा दिया हुआ है खंड खा से व्याकरण का है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में कौन सा आक्रामक क्रिया, यानी कि मैंने आपको बताया था कि आक्रामक क्रिया का मतलब क्या है, जिसमें क्या का जवाब आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या का जवाब अगर नहीं मिलेगा तो हमारा आक्रामक, अगर मिल गया तो हमारा संक्रमक हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। गाय घास खाती है, तो गाय क्या खाती है, तो घास खाती है, यानी कि मिल गया तो ये हमारा संक्रमक हो जाएगा। उसके बाद रानी रानी गाना गाती है, रानी क्या गाती है, तो रानी गाना गाती है, इसका भी मिल गया। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बच्चा रोता है, बच्चा क्या रोता है, यानी कि इसका आंसर नहीं है, तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा होगा 120 क्वेश्चन का, जाके प्लीज़ देख लीजिए। उसमें बहुत सारे अच्छे से क्वेश्चन को डिटेल किया हूँ और बहुत अच्छे से समझाया हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को और कैसे आप आराम से उसको ट्रिक बताना है, ठीक है। तो जाकर प्लीज़ देख लीजिए क्वेश्चन। उसके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है कि जिसमें कर्ता और क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो, वह कौन सी क्रिया होती है। तो वह कौन सी क्रिया होती है, तो वह हमारा होता है संक्रमक, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कि कौन अरुण का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो कौन अरुण का अनेकार्थी शब्द नहीं, सूर्य भी हो जाएगा, लाल भी हो जाएगा, सिंदूर भी हो जाएगा, लेकिन हमारा चंद्र नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि जब समास का प्रथम पद अव्यय और प्रधान हो, वह कौन सा समास होगा। जब यहाँ पे बोल रहा है कि जब समास का प्रथम पद और अव्यय, प्रथम पद अव्यय और प्रधान हो, वह कौन सा समास होगा। तो वह कौन सा समास होगा, तो वो बी होगा, यानी कि अव्ययी भाव, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि अव्यय अव्यय प्रधान हो, अव्यय और प्रधान हो, यानी कि अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है कि विद्यालय विद्यालय विद्या के लिए आलय कौन सा समास है। तो ये कौन सा समास हो जाए, तो ये हमारा तब पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि नीला है जो अंबर विग्रह पदों का सही समस्त पद क्या होगा। तो यहाँ पे बताया कि नीला है जो अंबर विग्रह पदों का सही समस्त पद क्या होगा। तो क्या होगा, अंबर नीला या कि नीलांबर, या फिर नीला और अंबर या नीला आकाश। तो नीला है जो अंबर, उसको क्या होगा, नीलांबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है कि रचना के आधार पर किस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य होता है, तो किसमें होता है, तो 17 का जो आंसर है वो होगा सी यानी कि मिश्र वाक्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है कि समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रमुख भेद कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रमुख भेद, तो कौन कौन से हैं, तो हमारा समानिधिकरण और व्यक्तिगत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है कि पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया वाक्य का कौन सा भेद है, तो पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, तो वो कौन सा भेद है वाक्य का, तो ये है हमारा है कर्मवाच्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है कि कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य की डैश होती है, तो क्या होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन में प्रधानता, निरस्त, सरलता या उपयोगिता, तो क्या होता है, तो इसमें होता है प्रधानता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे दिया गया आपके बुक से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको जरूर से जरूर अच्छे से देखना है और अच्छे से समझना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक दिया गया है गद्यांश, तो यह जो गद्यांश है, ठीक है, वो आपके बुक से ही दिया गया है, तो प्लीज़ आप इसको पढ़िए। आप लोग अगर किताब पढ़ते होगे तो बहुत अच्छा है, आप लोग पढ़िए और एग्जाम के समय भी आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है, क्योंकि उससे बहुत सारे आपको देंगे क्वेश्चन, यानी कि 20 से लाइन आपको दे देंगे, आपको बताना है इसका कवि जो है, कवि उसका नाम क्या है, ये जो लिया गया लाइन वो कौन से चैप्टर से लिया गया, ये भी पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ पढ़िए, उसके बाद नीचे के क्वेश्चन सोल्व करिए। ठीक है, उसके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है कि प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है, तो प्रस्तुत जो वहाँ पे दिया हुआ काव्यांश, ठीक है, जो लाइन उसका कवि कौन है, तो इसका कवि कौन है, तो इसका हमारा हो जाएगा नागार्जुन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 है दंतुरित का अर्थ क्या होता है, दंतुरित का अर्थ होता है हमारा नए नए दांत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है कि माँ बच्चों को क्या कराती रही, तो क्या कराती रही, तो मधुपाक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है कि कवि के धन्य किसे कहा है, कवि ने जो है धन्य किसे कहा है, तो किसे कहा है, वो तो माता और पुत्र को कहा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 कि बादल किस दिशा से आ रहे हैं, तो बादल किस दिशा से आ रहे हैं, तो अज्ञात दिशा से आ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 26 है कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, इस पंक्ति का अर्थ क्या है, तो इस पंक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इस पंक्ति का अर्थ हो जाएगा कि फागुन की हरियाली महसूस करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है 27 कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ। देखिए आपको जितना भी आपके बुक में चैप्टर है, ठीक है, उसका सभी का आपको कवि का नाम और कवि का मृत्यु और जन्म आपको याद कर लेना, क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ, तो यहाँ पे इसका जो हमारा आंसर है वो अगर डी, यानी कि 1889 में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है 28 की मर्यादा ना लही के माध्यम से सूरदास की गोपियाँ कौन सी मर्यादा ना रहने की बात कर रही है, तो कौन सी मर्यादा ना रहने की बात कर रही है, तो प्रेम की, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है गद्यांश जो कि आपके बुक से ही है, ठीक है, तो आप लोग इसको प्लीज़ देख लीजिएगा। ये शायद आपको जो दिया गया है वो नेताजी का चश्मा से दिया गया है, ठीक है, ये जो लाइन है, तो आपको नेताजी का चश्मा, माता का आंचल, दंतुरित मुस्कान, उत्साह, फसल, ये सब आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, आपको पढ़ भी लेना है, उसका कवि का नाम अच्छे से सब कुछ करना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया 29 के हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा, तो क्या अच्छा नहीं लगा था, तो उसे यह बात अच्छा नहीं लगा था कि मूर्ति सॉरी पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है कि बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था, तो जो बूढ़ा था और मरियल सा लंगड़ा, तो वो कौन सा आदमी था, तो वो कैप्टन ही था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है कि कैप्टन क्या काम करता था, तो कैप्टन क्या काम करता था, तो वो फेरी चलाता था। ठीक है, फेरी यानी कि चश्मे बेचता था, चश्मे का फेरी। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है कि हालदार साहब पान वाले से क्या जानना चाहते थे, तो वह क्या जानना चाहते थे, वह जानना चाहते थे कैप्टन के बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। अब यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है कि लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था, जो लेखक बाल गोविंद भगत है, ठीक है, वह बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था, तो किस बात पर जो अत्यधिक मुग्ध था, तो उसके मधुर गान पर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम क्वेश्चन 34 कि बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताएं रोपनी किसे कहते हैं, तो रोपनी किसे कहते हैं, धान की रोपाई को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। आज यहाँ पे हमें क्वेश्चन 35 दिया हुआ है कि बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है, तो क्या कहा है, तो कहा है जादू। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है कि बाल गोविंद भगत कौन से माह में
प्रभातियाँ शुरू करते थे। तो कौन से माह में प्रभातियाँ शुरू करते थे, यानी कि जो धान की रोपनी है वो कौन से महीने में स्टार्ट करते थे, तो वो करते थे किसमें। तो इसका जो आपको आंसर है, ठीक है, वो मेरे को इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आपको इसका आंसर को कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ यहाँ पे दिया गया है 37 से 38, यानी कि 3 क्वेश्चन आपको इससे दिया गया, ये भी आपके बुक से लाइन दिया गया है, ठीक है। ये मेरा जो जब कभी मैया, ये जो दिया गया है, ठीक है, ये हमारा माता का आंचल से दिया गया है लाइन, ठीक है। तो आप प्लीज़ प्लीज़ इसको करिएगा, मैंने बताया था पहले ही बता दिया कि आपको ये सब चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट करना है, ठीक है। तो आप लोग उसको कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया हमारा कि प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन है। तो प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन है, तो 37 का जो हमारा आंसर है वो जगह ए, यानी कि शिवपूजन सहाय। या फिर क्वेश्चन 38 की लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी, तो कहाँ लगाती थी, तो नाभि और लीलार पे, या आंखों और माथे पे, या हथेली और पैरों पर, या नाभि और हथेली पे। तो कहाँ लगाती थी, वो लगाती थी नाभि और लीलार पे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 39 के चोटी में लेखक को क्या बांध देती थी, तो क्या बांध देती थी, तो फूलदार लट्टू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है करेक्ट आंसर। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकले थे, तो किसकी गोद से सिसकते सिसकते बाहर निकले थे, तो बाबूजी की गोद से, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हम जितने भी सारे क्वेश्चन बताए थे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा 120 क्वेश्चन वाला, तो जाकर प्लीज़ देख लीजिएगा। और हाँ, अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल है सिमिलर नॉलेज, जाकर वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।